भाई साहब, इस दुनिया में कुछ टॉपिक्स ऐसी होती हैं जिनको देख के लगता है भाई साहब मरने से पहले एक बार इनको समझ लिया ना तो मजा आ जाएगा। इसलिए नहीं कि ये आपको अमीर बना देंगी या इसलिए नहीं कि आपको एक नौकरी दिलवा देंगी, बट इसलिए क्योंकि ये आपकी रियलिटी देखने का तरीका पूरे तरह से बदल देंगी। और ये जो 6 थ्योरीज है जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो ऐसी कुछ टॉपिक्स हैं। आप समझिए, मैंने दिन प्रतिदिन कुछ हफ्तों से मैं इन रैबिट होल्स के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जेन्युइनली मित्र, एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत बेहतर तरीके से अब यूनिवर्स समझ में आने लग गया। और अब शायद हम ज़रा अगर मौत भी पा लेंगे तो थोड़ा पीसफुली मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी ही स्ट्रेंज चीज़ है, बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसी टॉपिक्स को ना गहराई में घुस के इसमें सवाल उठाना चाहते हैं, बट जो करते हैं, जो सवाल उठाते हैं, वो शायद दुनिया को उस नज़रिए से वापस देख ही नहीं पाते हैं। अब शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ये कोई साइंस वीडियो नहीं है जहाँ पे मैं आपको बॉम्बार्ड कर दूँ सवालों से या फॉर्मूला से या फिर ऐसे शब्दों से जिससे आप कन्फ्यूज आ जाएँ। यहाँ पे मैं फिजिक्स समझाने पढ़ाने नहीं आया हूँ, यहाँ पे हम फिलॉसफी की बात करने हैं जो कि इन थ्योरीज के पीछे छुपी हुई है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, जो सवाल ये थ्योरीज उठाती हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है देन साइंस इटसेल्फ। और मैं आपको उस जर्नी के थ्रू लेके जाना चाहता हूँ, एक एक्सपर्ट की तरह नहीं बट एक क्यूरियस फूल की तरह। मैं अपने आप को एक क्यूरियस बेवकूफ़ कंसिडर करता हूँ जो क्यूरियसली दुनिया में बढ़ रहा है, जो रियलिटी के रैबिट होल समझने की कोशिश कर रहा है। और जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको ये बता दो, इस चैनल का पूरा पर्पज़ ही यही है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ फैक्ट्स नहीं समझते हैं, यहाँ पे हम लोग फिलॉसफी समझने की कोशिश करते हैं हर चीज़ के पीछे। लेकिन यहाँ पे बड़ी आयरॉनिक चीज़ आती है। मैं कभी ना भाई फिजिक्स में अच्छा नहीं था, मैं कभी मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं था। मेरे स्कूल में ना बच्चे और टीचर्स सब मेरा मजाक बनाते थे क्योंकि मैं बेसिक चीज़ें नहीं समझ पाता था। 11th की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े कम नंबर मेरे आते थे। वो दैट किड जो डर जाता था एग्जाम्स में, एक प्रेशर आ जाता था मेरे ऊपर। और मैं धीरे धीरे ये मानने लग गया कि भैया हम तो हैं बकलेट इंसान, हमें कुछ समझ में नहीं आता। हंसते थे लोग मेरे ऊपर, आज भी हंसने वाले हंसते ही होंगे। टीचर्स ने अंडर एस्टिमेट किया, बट कहीं ना कहीं इस पखडंडी के दौरान मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया। बट ये जो क्यूरियोसिटी है ना, जो जिज्ञासा है ना, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता दोस्त तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड से। उसको फर्क नहीं पड़ता तुमने 95% स्कोर किया या फिर तुमने रैंक 10 या 20 लाया, ठीक है, या फिर तुम पास भी हो पाए नहीं हो पाए। वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुम दोस्त सवाल उठाते रहने के लिए तैयार हो? बिकॉज मैंने ये इवेंचुअली समझा और रियलाइज़ किया, विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल, कि फिलॉसफी जो है ना एक ब्रिज कह रहा है, एक ब्रिज बिटवीन वॉट वी कैन कैलकुलेट विच इज साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टफ वी कैन वंडर अबाउट, एंड दैट इज़ वॉट दिस चैनल इज ऑल अबाउट। शायद अभी भी इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं नहीं समझ पाऊँ, मैं शायद कोई फिजिसिस्ट ना बन पाऊंगा या बनने की चाह रखूँगा, बट कोई चीज़ मुझे रोक नहीं सकती फ्रॉम सिटिंग डाउन और बैठ के बालकनी में या अच्छे से खुले आसमान में देख के नाइट स्काई और इम्पॉसिबल क्वेश्चंस उठाना कि ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। और एक तरीके से दैट्स एग्जैक्टली हाउ फिलॉसफी बिगैन। जब फिजिक्स नहीं आई थी, फिजिक्स से पहले गणित नहीं बना था, मैथमेटिक्स से पहले इस दुनिया में सिर्फ क्यूरियस लोग थे जो इधर उधर चलते फिरते एक दूसरे से सवाल पूछते थे, अपनी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड सवाल उठाते थे। और आज हम उनमें से एक सवाल उठाने वाले इंसान बनने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भैया यहाँ पे एक अनाउंसमेंट दे देते हैं। उसने से पहले वीडियो में मैंने ना मास्टर क्लास में एक नया ब्रांड न्यू मॉड्यूल डाल दिया है। वो एक ऐसी चीज़ के ऊपर है जिसके ऊपर मैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा सोच रहा था, क्योंकि बहुत लोग ना, मैं देखता हूँ, बोल देते हैं कि सक्सेस और मनी मतलब लक, और बाकी लोग उसको एक गेम की तरह ट्रीट करते हैं, एक इक्वेशन की तरह ट्रीट करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस वाले मॉड्यूल में मैंने यही ब्रेक डाउन किया है कि आप कैसे सक्सेस को एक डेटा एनालिस्ट की तरह देख सकते हैं, रादर अ गैम्बलर की जुआ ना खेलें। क्योंकि लॉन्ग रन में हमेशा याद रखो दोस्त, वॉल्यूम बीट्स लक। जितनी बार जो चीज़ रिपीट करोगे उतने सक्सेसफुल हो जाओगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपने मास्टर क्लास नहीं उठाई है, तो पहला लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके उठाएं। कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, और जिसने मास्टर क्लास ले रखी है पहले से, तो भैया लुफ्स उठाएं उस वीडियो का। चलिए भैया अपने पहले रैबिट होल में घुसते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट। और इस चीज़ को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्वांटम थ्योरी क्या होती है सिंपलेस्ट वे पॉसिबल में। जब भी हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, हम ठोस सोचते हैं कि भाई ये टेबल है, हाँ ये टेबल है, ये पत्थर है, ये एक इंसान है, इंसान होता है, पत्थर होता है। हर चीज़ की एक फिक्स पोजीशन होती है, हर चीज़ का एक फिक्स शेप होता है, सर्कल एकदम सर्कल होता है, हर चीज़ का एक फिक्स स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा वगैरह जो होता है। बट दोस्त, जब साइंटिस्ट ने रियलिटी को सबसे छोटे स्तर पे देखना शुरू किया ना, स्मॉलर देन एटम, स्मॉलर देन कोई भी ऐसी चीज़ जो हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं,
रियलिटी ने रियलिटी की तरह बिहेव करना रोक दिया, अपने आप को छोड़ दिया। कि जैसे हम सोचते हैं कि अगर बॉल्स एक तरीके से एग्जिस्ट करती हैं, बॉल्स एक तरीके से परफॉर्म करती हैं, वैसी पार्टिकल्स भी परफॉर्म करते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियलिटी में ये छोटे पार्टिकल्स पॉसिबिलिटीज की तरह बिहेव करने लग गए। एक पार्टिकल ऐसे बिहेव करता है कि वो यहाँ भी हो सकता है और वहाँ भी हो सकता है, वो एक पार्टिकल की तरह भी हो सकता है, वो एक वेव की तरह भी हो सकता है। और इसके बारे में मैंने एक सिमुलेशन वीडियो रिसेंटली बनाया था, उसके ऊपर बात करी हुई है, जिसमें मैंने फोटोन किस तरीके से बिहेव करता है अंडर ऑब्जर्वेशन, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें बात करी हुई है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो गौर करने की बात ये थी कि साइंटिस्ट ने बोला कि भैया इन पार्टिकल्स का तो एक डिफाइंड स्टेट है ही नहीं जब तक हम उसको खुद अपने हाथों से मेजर ना करें। अब इसको मैजिक की तरह मत समझिए, इसको समझिए एक सिक्के की तरह, ठीक है। आपने एक सिक्का लिया, आपने उसको टॉस करने के लिए फ्लिप किया। अपने नॉर्मल दुनिया में क्या होता है, जब सिक्का अभी भी हवा में गोल 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 घूम रहा है, हमें पता है या तो हेड्स पे गिरेगा या तो टेल्स पे गिरेगा। बट अगर क्वांटम की दुनिया में बात करें, क्वांटम वर्ल्ड में बात करें, तो उस मेजरमेंट से पहले कि हेड्स है टेल्स है, उस दुनिया में अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ कि ये होता क्या है। ये पार्टिकल्स जो हैं वो एक स्ट्रेंज क्लाउड में एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑफ वेरियस पॉसिबिलिटीज़ बहुत हो सकती है, हेड्स और टेल्स ही नहीं। जब तक हम उन्हें मेजर ना करें तब तक वो पॉसिबिलिटी रियल होती ही नहीं है। तो जब तक इंसान उसको मेजर ना करे वो पॉसिबिलिटी हेड या टेल्स हो गई नहीं। तो यहाँ पे ना क्वांटम फिजिक्स साइंस की तरह कम लगने लग जाती है और ऐसा लगने लग जाता है कि ब्रह्मांड आपसे ना फुसफुसा रहा है कि भैया दोस्त ज़्यादा उछलो मत, रियलिटी वैसी शायद है ही नहीं जैसे तुम सोचते हो। अब इसको थोड़ा सा विजुअली समझने की कोशिश करते हैं, तभी मजा आएगा। समझ लीजिए ये दो पार्टिकल हैं और ये एक साथ पार्टिकल बने थे, इनका इजाद एक साथ हुआ। अब ये दोनों जुड़े हुए थे, समझ लीजिए अब इन दो पार्टिकल्स को अलग कर दिया, यू सेपरेट देम, इनको सेपरेट कर दिया। एक जो है लेफ्ट की तरफ जाता जाता है, एक तरफ राइट की तरफ जाता जाता है, और धीरे धीरे ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है। पहले अर्थ के डिस्टेंस पे इंक्रीज होता है, फिर समझ लीजिए आप सोलर सिस्टम के डिस्टेंस पे इंक्रीज होता है, फिर समझ लीजिए मिल्की वे के डिस्टेंस पे इंक्रीज होता है, फिर लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे इंक्रीज होता है। इसको और बेहतर तरीके से इस डायग्राम से समझ सकते हैं। समझ लीजिए ए और बी एक साथ एकजुट थे, बट जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया ए और बी अलग होते चले गए, लेकिन स्टिल ए और बी में कुछ ना कुछ कनेक्शन दिख रहा है, जैसे पता नहीं उनका जन्मों का कनेक्शन है। अब यहाँ आती है एक स्ट्रेंज चीज़, बड़ी ही अजीबोगरीब। अब साइंटिस्ट ने जो एक पार्टिकल था जो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पे चला गया और एक पार्टिकल था जो एक्सट्रीम राइट पे चला गया, उसके बारे में कहा कि इन दोनों पार्टिकल्स को आपने अलग तो कर दिया, बट ये एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। नॉट बिकॉज कोई मैसेज भेजा गया था, नॉट बिकॉज एक इनविजिबल वायर है जो उनको कनेक्ट कर रहा है, बट बिकॉज दोनों पार्टिकल्स अभी भी एक डीपर सिस्टम की तरह एक्ट कर रहे हैं, जैसे अभी भी वो जुड़े हुए हैं, या फिर उनको पता है कि वो जुड़े हुए हैं लेकिन असली में वो लाइट ईयर्स अपार्ट हैं। और इसी चीज़ ने हमारे यहाँ पे आइंस्टीन बाबा के दिमाग के तार खोल दिए थे, क्योंकि इन्होंने इसको कहा स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। बिकॉज कॉमन सेंस ये कहता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस पे चीज़ जाती हैं दूसरे के साथ वो सेपरेट हो जाती है और एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम थ्योरी, क्वांटम इंटेंगलमेंट, आप एक पार्टिकल को छेड़ेंगे तो दूसरा पार्टिकल भी छेड़ना शुरू हो जाता है। और क्वांटम इंटेंगलमेंट ने अभी तक साइंटिस्ट के दिमाग हिला के रखे हुए हैं इस प्रॉब्लम की वजह से। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। ये सब जो हमने बात करी इसका मतलब ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन लाइट से ज़्यादा तेज ट्रैवल करती है, ये प्रूव नहीं करती कि टेलीपैथी और मैनिफेस्टेशन एग्जिस्ट करता है। जो रियल मिस्ट्री है वो और ज़्यादा गहराई में है, क्योंकि रियलिटी सिर्फ सेपरेट ऑब्जेक्ट से नहीं बनी हुई है, शायद वो उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में के रिलेशनशिप से बनी हुई है। एक समुद्र की तरह सोचो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द ओशन। दो बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, बट अंदर ही अंदर वो ओशन का ही पार्ट है। और क्वांटम इंटेंगलमेंट हमें कुछ सिमिलर हिंट करता है कि भाई देखने में चीज़ें सेपरेट हो रही है, लाइट ईयर्स अपार्ट हैं, बट शायद डीपर लेवल पे वो कनेक्टेड है, वो एक ओशन की तरह। ये पार्ट अपने आप में फाड़ देता है। मे बी जो स्पेस को हम देखते हैं वो अपीयरेंस में चीज़ों को सेपरेट कर देगा, भैया ये जुपिटर है, ये मार्स है, बट शायद रियलिटी कभी सेपरेट हो ही नहीं पाती। असली इंप्लीकेशन ये नहीं है कि क्वांटम इंटेंगलमेंट प्रूफ कर रहा है कि स्पिरिचुअलिटी तो भैया हमने एक्सप्लेन कर दिया क्वांटम इंटेंगलमेंट यूज़ करके, या मैनिफेस्टेशन या टेलीपैथी प्रूफ कर दी, वो सब प्रूफ नहीं करता। इसका रियल मकसद यहाँ पे ये है, विच इज़ वेरी मोर सटल, कि रियलिटी शायद कुछ कनेक्शंस छुपा के रखता है जो कि हमारे यूजुअल सेंसेस, नॉर्मल सेंसेस, सूंघने, सोचने, समझने, सुनने के डिटेक्ट नहीं कर सकते। आपकी आईज देख सकते हैं ये मार्स है, ये वीनस है। आपका ब्रेन शायद बाउंड्रीज क्रिएट कर सकता है, मेरे घर की बाउंड्री है ये है, या ये अर्थ इतना गोले में है। बट यूनिवर्स जो है ना, एक और गहरे लेवल ऑफ रिलेशनशिप में
एक्ट कर रहा होगा जो कि हम समझ ही नहीं सकते। तो लोकेशन एक पार्ट है, गहराई कुछ और है। और एक बार आपने वो चीज़ समझ ली ना, तो रियलिटी एक कलेक्शन ऑफ डेड ऑब्जेक्ट्स की तरह कम और एक मकड़े के जाले की तरह दिखने लग जाती है, विच इज़ हिडन। ऑब्वियसली नहीं दिख रही, बट हिडन मकड़े का जाला। अब अगर ये सब सुन के लगता है कि भैया स्पेस तो इतना सिंपल है नहीं जितना हम सोच रहे थे, तो अगला जो सवाल आने वाला है वो और ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगा कि तो वक्त क्या है। जो वक्त की हम बात करते रहते हैं, टाइम, वो असल में है क्या। क्योंकि अब हमारा अगला सवाल होने वाला है कि हमको पता है शुरुआत इस ब्रह्मांड की बिग बैंग से हुई, तो बिग बैंग से पहले क्या आया था। या फिर जो हम ये शब्द यूज़ कर रहे हैं बिफोर, पहले, वो बहुत गलत शब्द है। ऐसा कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बिग बैंग भाई साहब, अब हम ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज़ क्वांटम एंटेंगलमेंट जो है उससे उछल के चलते हैं सबसे बड़े सवाल पे जो कि इंसानियत ने उठाया है, विच इज़ ये सब की शुरुआत कैसे हुई। ये सितारे, ये गैलेक्सीज, ये वक्त, स्पेस, मैटर, एनर्जी, सब कुछ जो अपने आसपास देख रहे हो। हमें से ज़्यादातर लोग बड़े होते हुए ये चीज़ एक सिंपल कहानी सुनते हुए आए हैं, बिग बैंग हुआ है ना, और बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स पैदा हो गया। सिंपल, बड़ा लॉजिकल, और ऐसा लगता है एंड ऑफ स्टोरी है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। जितना ज़्यादा फिजिसिस्ट गहराई से बिग बैंग को पढ़ते हैं या समझते हैं, उतना ज़्यादा बिग बैंग से रिलेटेड सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, उतने वियर्ड हो जाते हैं, उतने स्ट्रेंज हो जाते हैं। क्योंकि आज की डेट पे ज़्यादातर साइंटिस्ट ये नहीं पूछते कि बिग बैंग से पहले भैया क्या हुआ था। इंस्टेड वो ये पूछते हैं, ऐसा सवाल पूछते हैं जो कि और भी डरावना है, कि जो शब्द है बिफोर, जो हम पहले ना शब्द है, कोट, आई कोट, क्या वो सेंस भी बना रहा है। और इसको समझने के लिए ना पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बिग बैंग असल में था क्या। ज़्यादातर लोग अभी भी ये इमेजिन करते हैं कि बिग बैंग एक बॉम्ब की तरह था। बॉम्ब हमारा नाम एक सही नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं, एक बॉम्ब की तरह था जो कि एक्सप्लोड हुआ एक एम्प्टी स्पेस के अंदर। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। कोई एम्प्टी यूनिवर्स था ही नहीं, और ऐसा नहीं हुआ कि कोई एम्प्टीनेस में से अचानक बूम हुआ और सब कुछ फट गया, सब कुछ बन गया। बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन या धमाका नहीं था जो कि स्पेस के अंदर हुआ, वो एक्सपेंशन था ऑफ स्पेस इटसेल्फ। बहुत बड़ा फर्क है एक्सप्लोजन और एक्सपेंशन में। इमेजिन करिए कि आप एक बैलून के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स बना रहे हैं, ठीक है। आपने बैलून, नाम बिना फुलाया हुआ बैलून है, छोटे छोटे डॉट बनाए, आप बैलून को फुलाना शुरू किया, तो हम नोटिस करना जो डॉट्स हैं धीरे 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 खुद एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि डॉट्स ट्रैवल कर रहे हैं या उनकी गाड़ी चल पड़ी, बट बिकॉज वो जो सरफेस है बैलून की वो एक्सपैंड करती जा रही है। और ये एक एग्जैक्ट तो नहीं, एक बेटर तरीका है समझने का यूनिवर्स को, ठीक है। गैलेक्सीज जो है एम्प्टी स्पेस पे रॉकेट्स की तरह नहीं भाग रही हैं इधर से उधर। स्पेस अपने आप में स्ट्रेच हो रहा है, समझ रहे हो। बोलते हैं ना स्पेस इज लाइक अ फैब्रिक, जिस पर रिपल्स क्रिएट होते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स वगैरह आपने देखा होगा, रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं। और यही चीज़ बिग बैंग डिस्क्राइब करती है। अब इमेजिन करिए एक छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट अपीयर होती है, और उस पॉइंट ऑफ लाइट से एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है। वहाँ से शुरुआत होती है यूनिवर्स की ग्रोइंग फेज़ की। गैलेक्सीज बनना शुरू हो जाती हैं, स्टार्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, प्लैनेट्स आने शुरू हो जाते हैं, और इवेंचुअली हमारी पृथ्वी, हमारा गोला बनता है। अब इसी चीज़ को एक पॉइंट से हमने एक्सपैंड किया, अब इसी चीज़ को आप रिवर्स करिए, इस एनिमेशन को रिवर्स करिए, समझिए। अभी हम लोग इस तरफ गए, अभी हम पीछे की तरफ जाएंगे, विच इज़ गैलेक्सीज अब और पास आती जा रही हैं, स्टार्स धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, और सब कुछ बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। स्पेस का टेम्परेचर, डीप स्पेस का टेम्परेचर या यूनिवर्स का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, डेंस होता चला जा रहा है, अनटिल सब कुछ कोलैप्स हो जाता है एक छोटे से स्टेट के अंदर, एक छोटे से पॉइंट के अंदर। अब ज़्यादातर लोग यहाँ पे ये पूछते हैं कि इससे पहले क्या था, जो हमारे ह्यूमन माइंड का एक बहुत गहरा सवाल है, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था। इसको समझने के लिए यहाँ पे एक बड़ी ही स्ट्रेंज चीज़ समझनी होगी, विच इज़, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट्स द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ पोल, आप सुनने में पहली बार में तो ये नॉर्थ पोल यहाँ पे दिखा दिया हमने, बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन लगेगा भाई, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ पोल। बट जब आप थोड़ा सा और उसको सोचेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि नॉर्थ पोल तो अपने आप में नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, उसका नॉर्थ क्या होगा, देयर इज़ नो मोर नॉर्थ। ये सवाल अपने आप में टूटना शुरू हो जाता है। अब आप नॉर्थ को रिप्लेस कर दें टाइम से, अब आपका सवाल वापस आता है वही, इससे पहले क्या हुआ था, कुछ तो हुआ होगा। तो यहाँ क्या एनालॉजी और आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर वक्त भी बिग बैंग के साथ शुरू हुआ था, देन आस्किंग व्हाट हैपेंड बिफोर बिग बैंग माइट बी लाइक आस्किंग व्हाट्स द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ पोल। जैसे अभी हमने पूछा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ पोल क्या है, दिमाग घूमने लग गया भाई, नॉर्थ पोल तो नॉर्थ ही है ना, अपने आप में ही नॉर्थ, उसका क्या नॉर्थ हो सकता है, कहाँ ही नॉर्थ ढूंढेंगे। ऐसे ही टाइम बिग बैंग के साथ। तो इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से ये जो वर्ड है उससे पहले क्या था, विच इज़ बिफोर, व्हाट वाज बिफोर दैट, ये जो बिफोर है उस बिफोर को समझिए, बिफोर आफ्टर, ये आप टाइम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में समझते हैं ना। वक्त गया, उससे पहले वक्त क्या था, उसके बाद वक्त क्या आएगा या आया था, ये
टाइम हो गया। जब बिग बैंग से पहले टाइम का कोई मीनिंग ही नहीं था, तो बिफोर का कोई मीनिंग ही नहीं था, मतलब टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि इट्स सिमिलर टू सेइंग व्हाट्स द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ पोल। अब इसको बैठ के ज़रा सोचो थोड़ी देर के लिए। मे बी हमारा यूनिवर्स टाइम से ईजाद हुआ ही नहीं है कि हम सोच रहे हैं कुछ था, ऐसे बैठा हुआ था, या था कोई ऐसा क्रिएटर था, या कुछ था, कुछ वियर्ड तरीके से समझाने की उसको कोशिश कर रहे हैं, मैजिकल तरीके से उसको जितने आप पंख देने की, रेनबोज एंड सनशाइन देने की कोशिश करते हैं, शायद वो था ही नहीं। शायद वक्त यूनिवर्स के साथ शुरू हुआ जब बिग बैंग का इजाद हुआ। और ये जो सिंगल आइडिया है ना, वो पूरे सवाल को ही बदल देता है, पूरी काया पलट कर देता है। अब सोचो भाई, ये चीज़ हमें कितना गहराई में जाके चैलेंज करती है। हमें इंसानों को कोई भी चीज़ समझाने के लिए कहानियों की ज़रूरत होती है। हर मूवी की एक बिगिनिंग होती है, हर इंसान का एक जन्मदिन होता है, हर बिल्डिंग की एक फाउंडेशन होती है, हर सेंटेंस का पहला शब्द होता है। हमारा दिमाग ना बना ही है सोचने के लिए कि भाई हर चीज़ कहीं ना कहीं तो शुरू हो ही होगी। तो नेचुरली हमारा दिमाग सबसे पहला सवाल क्या उठाएगा, भाई बिग बैंग ठीक है, उससे पहले कुछ नहीं, ठीक है, बट भाई रियलिटी की शुरुआत कहाँ से हुई। बट व्हाट इफ रियलिटी ह्यूमन स्टोरी टेलिंग के रूल्स फॉलो ही नहीं करती जिस रूल्स में हमारा दिमाग सोचता है। व्हाट इफ ये जो बिगिनिंग्स की हम बात कर रहे हैं वो हम ही ने बनाया है, लिविंग इनसाइड टाइम के अंदर रहते हुए, ऐसे लॉज के अंदर नहीं जो कि रियलिटी अपने आप में ओबे करती है। ये पॉसिबिलिटी अपने आप में ही बहुत अनकंफर्टेबल है। तो जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, समझ लो वो एक कॉन्स्ट्रक्ट है, वो कॉन्स्ट्रक्ट ये समझा ही नहीं सकता कि उससे पहले हुआ क्या था। अब टाइम इज लाइक यूनिवर्स का एक बच्चा। अब आप एक बच्चे से पूछेंगे जब तुम 1 साल के थे तो क्या हुआ, तो उस बच्चे को कुछ याद नहीं रहेगा। और वो बच्चा अकेला है, पूरी दुनिया में बच्चा अकेला, उसको कुछ पता ही नहीं होगा मैं आया यहाँ पे कैसे। तो शायद टाइम को खुद ही ये चीज़ नहीं पता कि वो यहाँ है कि उसकी शुरुआत की है। और इसका मतलब ये है यूनिवर्स शायद सेंस बनाना भी नहीं चाहिए। हम सेंस बनाने की कोशिश कर क्यों रहे हैं? स्पेसिफिकली ऐसा सेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपना भेजे का इस्तेमाल करके जो इवॉल्व ही नहीं हुआ है उस सेंस को समझने के लिए। और शायद ये वन ऑफ द सबसे बड़ा लेसन है जो कि बिग बैंग ने हमें सिखाया है, कॉस्मोलॉजी के बारे में नहीं बट ह्यूमैनिटी के बारे में। हम लोग ना बहुत बार ये अज्यूम कर लेते हैं कि चूँकि हम सवाल उठाते हैं तो रियलिटी के पास कोई जवाब तो होना ही चाहिए। बट कभी कभार ना कुछ सवाल इम्पॉसिबल इसलिए नहीं होते कि वो बहुत मुश्किल है। मे बी वो इम्पॉसिबल इसलिए होता है बिकॉज जो सवाल हम बिल्ड कर रहे हैं वो ऐसे अजम्पशंस पे बिल्ड हैं जो कि इन लॉज पे अप्लाई ही नहीं होते। शायद यूनिवर्स हमें मना नहीं कर रहा कि ना भैया मैं तुम्हें आंसर नहीं दूंगा। शायद हम लोग यूनिवर्स से सवाल ही बहुत गलत पूछ रहे हैं। सोचने वाली बात है दोस्त। चलो अब हम किसी तरह समझ भी जाते हैं कि यूनिवर्स का बर्थ कहाँ से हुआ था, कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो एक रहस्य फिर भी हमेशा रह जाएगा। ये सवाल उठा कौन रहा है, ये जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है वो कौन कर रहा है। आप गैलेक्सी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप ब्लैक होल्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप एटम्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट आज की डेट पे अभी भी इंसानों ने एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया है, एक ऐसी चीज़ को जो कि अभी बैठ के ये वीडियो देख रहा है। हाँ दोस्त, आप और आपकी खुद की कॉन्शियसनेस। और शायद यही चीज़ ये सबसे क्या टॉप ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट मिस्ट्री है इन सब थ्योरीज में से, कॉन्शियसनेस। चलो भैया एक बार को यूनिवर्स को थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ देते हैं। हम लोग ना अब एक ऐसी चीज़ को देख रहे हैं जो कि और ज़्यादा अजीबोगरीब है। आपका शरीर नहीं, आपका ब्रेन नहीं, आपका नाम नहीं, वो चीज़ जो अभी मेरी आवाज़ सुन रही है, कॉन्शियसनेस। अगर बैठ के उस चीज़ पे ध्यान दो ना, बड़ा वियर्ड लगता है। अभी तक जितनी भी हमने मिस्ट्रीज कवर करी हैं, ये वाली बड़ी डिफरेंट है, ये वाली बड़ी अलग है। क्योंकि क्वांटम इंटैंगलमेंट भैया आपके बाहर एग्जिस्ट करता है। लेट से हम अपने बाहर समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिग बैंग बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ, बट कॉन्शियसनेस क्या है भाई साहब? कॉन्शियसनेस एक ऐसी मिस्ट्री, एक ऐसा रहस्य है जो कि आप हर सेकंड हर क्षण खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और इसमें अजीबोगरीब बात पता है क्या है? आपको पता है कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। आप भले क्वांटम इंटेंगलमेंट में नाम माने, आप बिग बैंग पे नाम माने, लेकिन कॉन्शियसनेस पे तो मानना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि आपके साथ हो रहा है। सब चीज़ों पे डाउट कर लो दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डाउट ये भी कर लो कि मैं रियल हूँ नहीं हूँ, ये वीडियो रियल है कि नहीं, या खान बाबा एग्जिस्ट करते नहीं करते, बट आप ये नहीं डाउट कर सकते कि आप कुछ तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ तो है मेरे अंदर जो अवेयर है और चीज़ें एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहा है। तो भैया कॉन्शियसनेस असली में है क्या? सीधी सादी भाषा में हम बतलाएं तो कॉन्शियसनेस आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है रियलिटी का। कॉन्शियसनेस सिर्फ देखना नहीं, कॉन्शियसनेस है एक्सपीरियंस ऑफ देखना। कॉन्शियसनेस सिर्फ म्यूजिक सुनना नहीं, कॉन्शियसनेस है वो फीलिंग ऑफ म्यूजिक जो कान में आ रहा है। कॉन्शियसनेस सिर्फ दर्द नहीं जो आपकी नर्व एंडिंग्स के थ्रू जा रहा है और आपको फील हो रहा है। इट्स
एक्चुअली द एक्सपीरियंस ऑफ पेन। इमेजिन करो, याद करो अपने फेवरेट फूड के बारे में। हमको कड़ी चावल बड़ा पसंद है, आपका क्या है? साइंस उसको एक्सप्लेन कर सकता है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे टेस्ट बड पे जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो ब्रेन तक जाती हैं, याडा याडा, ये वो वैसा ऐसा हो रहा है। बट इसमें से कुछ भी ये एक्सप्लेन नहीं करता कि वाई चॉकलेट एक्चुअली टेस्ट लाइक चॉकलेट। भैया चॉकलेट चॉकलेट जैसी है ही क्यों? और वाई जो कलर रेड है वो रेड जैसा दिखता ही कहीं क्यों है? या फिर ऐसा क्यों कि सैडनेस हमें हैप्पीनेस से अलग लगती है, डिप्रेशन हमें खुशी से अलग लगता है? इसी को फिलोसफर्स ने कहा द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको ये नहीं कहा कि हाउ द ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, बट ये जो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एक एक्सपीरियंस बनाता ही क्यों है एट दी फर्स्ट प्लेस। इमेजिन करिए दोस्त, आप दुनिया का सबसे स्मार्ट रोबोट बना रहे हैं जो आज तक किसी ने बनाया नहीं हो। ये चिट्ठी हो गया हमारे साथ, मूवी देखी होगी नहीं, चिट्ठी, रजनीकांत वाली। और आप उसको जो है ना कैमरास दे दे रहे हैं, माइक्रोफोन दे दे रहे हैं, टच सेंसर दे दे रहे हैं, मेमोरी दे दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दे रहे हैं, लैंग्वेज दे दे रहे हैं, रीजनिंग दे दे रहे हैं। अब इमेजिन करिए जो रोबोट है वो दुनिया का हर सवाल परफेक्टली आंसर कर सकता है, लोगों के चेहरे रिकॉग्नाइज कर सकता है, वो गाड़ी चला सकता है, वो एक कविता पोएम लिख सकता है, पोएट्री लिख सकता है, वो चेस खेल सकता है, वो आपको ये तक बोल सकता है भाई आज मैं बहुत खुश हूँ। अब अपने आप से पूछो, क्या वो सही में हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर रहा है, या फिर वो सिंपली टन्स ऑफ मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स है जिनको प्रोसेस कर रहा है और बोल रहा है कि भाई मैं तो खुश हूँ। अब इमेजिन करिए कि साइंटिस्ट आपका भेजा खोले, आपका ब्रेन खोले, और आपका ब्रेन खोल के देखें कि भैया न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, और वो लोग जो है ना एग्जैक्ट पॉइंट आपका समझ लीजिए ब्रेन है, उस पर बोल सकते हैं ये वाला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स वो कॉर्टेक्स में है जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन है, थिंकिंग है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना है, मेमोरी, लैंग्वेज, फियर, लव। बट यहाँ पे एक अजीबोगरीब पार्ट आता है, आपके पूरे भेजे में, पूरे ब्रेन में, भेजा बहुत ज़्यादा टपोरी हो जाता है, पूरे ब्रेन में उनको कहीं भी ब्लू कलर नहीं मिलेगा, या वो फीलिंग ऑफ हार्ट ब्रेक नहीं मिलेगी, या वो टेस्ट ऑफ कॉफ़ी नहीं मिलेगा, सिर्फ न्यूरॉन्स मिलेंगे। अब इमेजिन करिए कि आप पियानो रखे हो, जो है पियानो, आप उसको तोड़ रहे हैं, आप हर एक उसकी की निकाल रहे हैं, हर एक स्ट्रिंग निकाल रहे हैं, हर एक स्क्रू निकाल रहे हैं। अब आपको पता है कि वो कैसे काम करता है, लेकिन पियानो के अंदर कहीं पे भी आपको म्यूजिक नहीं मिलेगा, जो म्यूजिक बीथोवन बजाता था, जो म्यूजिक ये बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा वाले बजाते थे। ये जो पार्ट्स हैं उस पियानो के, उसका मैकेनिज्म समझाते हैं लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं समझा सकते। वही होता है कॉन्शियसनेस। साइंस बड़ा अच्छा है भाई, बड़ा बाखूबी समझाता है आपको मैकेनिज्म्स, बट एक्सपीरियंसेस आज की डेट पे अभी भी मिस्ट्री है। और ये ना सब कुछ बदल देता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस सिर्फ एक और ऑब्जेक्ट नहीं है यूनिवर्स में, एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप यूनिवर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो भी आपने गैलेक्सी आज तक देखी, जितने इक्वेशन देखे, जो भी आपकी मेमोरीज हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके इमोशन हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस कॉन्शियसनेस के अंदर, जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और इस एक्सपीरियंस के, इस अनुभव के बिना यूनिवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, बट आपके लिए शायद कोई यूनिवर्स होगा नहीं। सोचो भाई, जब आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे तो यूनिवर्स कहाँ से आ गया? अभी कुछ फिलोसफर्स ने ये आर्ग्यूमेंट दी कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से प्रोड्यूस होता है, और कुछ लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट दी कि ब्रेन इज मोर लाइक अ रिसीवर, वो सिग्नल रिसीव कर रहा है, वो कॉन्शियसनेस रिसीव कर रहा है रैदर उसको क्रिएट करने के। यहाँ पे इस डिबेट में भैया ऑनेस्ट आंसर क्या है? ऑनेस्ट आंसर है हमें नहीं पता भैया, हमें नहीं पता। साइंस के पास थ्योरीज बड़ी इनक्रेडिबल है, फिलोसफी के पास आर्ग्यूमेंट्स बड़े इनक्रेडिबल है, बट किसी ने आज तक कॉन्शियसनेस को सॉल्व नहीं किया, अभी तक तो भैया नहीं किया। अगर आप उनमें से एक हैं जो आगे जाके फ्यूचर में कभी कुछ कांड एक्सप्लोर करेंगे तो भैया ज़रूर मुबारक हो, आपको नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। ये अपने आप में ही ना दोस्त बहुत ज़्यादा हम्बलिंग रियलाइजेशन है, डाउन टू अर्थ लगता है आपको, क्योंकि हम अपनी पूरी ज़िंदगी बाहर की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, करियर, पैसा, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, स्पेस, बट हम लोग ये कभी नहीं समझ पाते कि वो जो चीज़ जो इन सबको समझ रही है वो है क्या। हम जो इमेजिन करो, आप अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हो सिर्फ एक खिड़की के थ्रू देखते हुए, और पूछते ही नहीं कभी ये खिड़की बनी किस चीज़ से, जिसके बाहर हम देख रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ये एक ऐसी चीज़ है, सब आएंगे दोस्त, सब चले जाएंगे, लेकिन कॉन्शियसनेस तुम्हारी एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे सबसे करीबी है, येट फिर भी वो सबसे मुश्किल चीज़ है जिसको आज की डेट पे भी कोई भी समझा नहीं सकता। लेकिन दोस्त, कॉन्शियसनेस ही सिर्फ ऐसी एक जगह नहीं है जहाँ पे रियलिटी सेंस बनाना छोड़ देती है। यूनिवर्स में आप थोड़ा बाहर वापस चलते हैं, यूनिवर्स में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे भैया लॉज ऑफ फिजिक्स भी पूरी तरीके से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, परकच्छे उड़ जाते हैं। ऐसी जगहें जहाँ पे हमारे इक्वेशंस काम करना बंद कर देते हैं, ऐसी जगहें जहाँ पे इन्फिनिटी अब दिखना शुरू हो जाता है। इन्फिनिटी आपकी आंखों के सामने,
जहाँ पे ह्यूमन नॉलेज एक दीवार से जाकर टकरा जाती है, और ऐसी जगहों को हम बोलते हैं सिंगुलैरिटीज़। सिंगुलैरिटी भाई साहब, अभी तक हमने जो भी मिस्ट्रीज रहस्यों के बारे में डिस्कस किया है उन सब में एक ही चीज़ कॉमन है कि हम लोग सवाल उठा सकते हैं, हम लोग थ्योरीज बना सकते हैं, हम लोग धीरे धीरे उनको समझ सकते हैं, बट अब हम लोग एक ऐसी चीज़ पे पहुंच गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग है। हम लोग एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे रियलिटी आपको आंसर देने के लिए एकदम सख्ती से मना कर देते भैया, यहाँ आपको जवाब नहीं मिलेगा। एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारे बेस्ट से बेस्ट इक्वेशंस फेल कर जाते हैं और उसको सीधी सादी भाषा में या साइंस की भाषा में सिंगुलैरिटी बोलते हैं। तो भाई साहब, सिंगुलैरिटी समझने से पहले हमें पहले ब्लैक होल्स को समझना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, बोलिए अगर इंटरेस्ट हो तो उसका एक फिलोसफिकल वीडियो ब्रेकडाउन हम कभी आगे बना देंगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो इमेजिन करिए आपने अर्थ को लिया और आप अर्थ को कंप्रेस करते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, छोटा 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 छोटा, एकदम छोटा एकदम छोटा, और जितना वो छोटा होता जाएगा उतना ज़्यादा उसकी ग्रेविटी स्ट्रांग होती जाएगी। अब आप इमेजिन करिए आप एक बड़े से स्टार को वैसे ही कंप्रेस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, इवेंचुअली वो मरने वाला है, मर चुका है मतलब वो स्टार। करते 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 उसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल बन जाएगी कि लाइट तक उससे एस्केप नहीं कर सकती। इसको बोलते हैं ब्लैक होल। ठीक है, बहुत लेमैन टर्म में हमने समझा है। और हर ब्लैक होल के चारों तरफ ना एक आपको रिंग की तरह दिखेगा। ठीक है, जो रिंग असल में है नहीं, बट एक इनविजिबल बाउंड्री है जो हमें नहीं दिखती बट है, जिसको बोला जाता है इवेंट हॉराइजन। एक बार कोई ये बाउंड्री, कोई भी चीज़, कोई भी मैटर ये बाउंड्री क्रॉस कर जाता है, वहाँ से वापस नहीं आ सकता। नॉट इवन लाइट, नॉट इवन इन्फॉर्मेशन, नथिंग। ठीक है, वैसे बाद में स्टीफन हॉकिंग वगैरह ने आए जो कि हॉकिंग रेडिएशन दिया कि कुछ रेडिएशन बाहर आता है, वो अलग ही चीज़ है। बट अभी तक सब कुछ सेंस बना रहा होगा कि भाई ग्रेविटी स्ट्रांग होती जा रही है, ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर गिर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बट फिर साइंटिस्ट ने कुछ सवाल उठाए कि भाई एकदम सेंटर पे जाएं तो क्या होता है। यहाँ पे चीज़ें बड़ी स्ट्रेंज होनी शुरू हो जाती हैं। इमेजिन करिए आप एक ब्लैक होल है, उस ब्लैक होल में स्टार्स गिर रहे हैं, डस्ट गिर रहा है, लाइट जा रही है अंदर, वो ब्लैक होल सब कुछ खींचता जा रहा है, सब कुछ खींचता जा रहा है, सब कुछ स्पायरल होकर अंदर जा रहा है। आई डोंट उसके अंदर कैसे होता है, बट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में अंदर जाता जा रहा है। जाते 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 वो स्क्वीज़ होता जा रहा है, स्क्वीज़ होता जाता है, स्क्वीज़ होता जाता है, अंदर चीज़ भी खींच रहा है, वॉल्यूम भी उसका डिक्रीज़ होता जा रहा है। और वॉल्यूम डिक्रीज़ होते होते एक ब्लैक होल सब एक स्टार के शेप, एक स्टार के वॉल्यूम में आया, एक स्टार के मेजरमेंट में आया, उस स्टार से वो एक प्लैनेट के वॉल्यूम में आया, प्लैनेट के वॉल्यूम से एक सिटी के वॉल्यूम में आया, सिटी के वॉल्यूम से छोटा होते 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 समझ लीजिए एक एटम के वॉल्यूम में आ गया। और यहाँ पे जो इक्वेशंस हमारे हैं, फिजिक्स के इक्वेशन कुछ बड़ा ही इम्पॉसिबल प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे ही इस ब्लैक होल की डेंसिटी इन्फिनिटी तक पहुँचना शुरू हो जाती है, ग्रेविटी भी इनफाइनाइट होनी शुरू हो जाती है, कर्वेचर इनफाइनाइट होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे असल में फिजिक्स में जो इनफाइनाइट का जो मीनिंग है ना, इन्फिनिटी का मीनिंग है, सही में दिखना शुरू हो जाता है, विच यूजुअली मीन्स वन थिंग, कि मैथमेटिक्स ब्रोकन नहीं है, रियलिटी ब्रोकन नहीं है, हमारी डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी ब्रोकन है। बिकॉज जैसे जैसे आप उसको छोटा करते जाएंगे वो सिंगुलैरिटी की तरफ तो जाता चला जाएगा और हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे अपने डायमेंशन में, अपनी रियलिटी में। बड़ा ही वियर्ड है उसको एक्सप्लेन करना। अब इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर दिखाना चाहता हूँ। ये कैलकुलेटर है, ठीक है, इसको सिंगुलैरिटी को समझने का बहुत बेहतर तरीका है। इट्स लाइक पुटिंग इन, मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। जैसे मैथमेटिक्स में आप किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, अनडिफाइंड आ जाएगा, वैसे यूनिवर्स क्रैश नहीं कर रहा है, हमारे इक्वेशंस क्रैश कर जा रहे हैं। और इसी वजह से फिजिसिस्ट ये नहीं कहते कि ओ भाई हमें तो इन्फिनिटी मिल गया। फिजिसिस्ट कहते हैं इंस्टेड से हमारी थ्योरी की लिमिटेशन रीच हो गई है, हमारी थ्योरीज, हमारे फिजिकल लॉज अब इन चीज़ों को, हमें फिजिकल इक्वेशन, हमें फिजिक्स के इक्वेशन अब इन चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं, बियॉन्ड आवर रीच। अब इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये चीज़ समझिए। इमेजिन करिए आप वर्ल्ड मैप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस वर्ल्ड मैप को यूज़ कर रहे हैं मार्स पे नेविगेट करने के लिए। भैया नक्शा आपके पास पृथ्वी का है, अर्थ का है, और आप मार्स पे खड़े होकर सोच रहे हैं भैया ये कहाँ है, ये अमेरिका कहाँ है, ये इंडिया कहाँ है, ये तो बड़ा ही वियर्ड हो गया। अब मैप गलत नहीं है क्योंकि वो अर्थ का मैप है, बस वो गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है मार्स पे मार्स का मैप चलेगा, अर्थ का मैप नहीं चलेगा। वही हो रहा है यहाँ पे। जनरल रिलेटिविटी जो है आपकी एक्सप्लेन करती है प्लैनेट्स को बड़ी खूबसूरती से, वो सितारों को एक्सप्लेन करती है, वो गैलेक्सीज को एक्सप्लेन करती है, वो नेब्यूलास को एक्सप्लेन करती है, वो यूनिवर्स में होने वाली चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, और ब्लैक होल्स को भी करती है। बट एट द वेरी सेंटर, एकदम सेंटर पे जाएं, वो मैप एंड हो जाता है, और उस सेंटर के बाद हमें नहीं पता क्या होता है।
जिसपे फिजिक्स अभी भी काम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सिंगुलैरिटीज और ज़्यादा फिलोसफिकल हो जाती है। ज़्यादातर लोगों को लगता है साइंस एक मोटी सी किताब की तरह है, हर साल हम लोग एक नया पन्ना पलटते हैं, बट ऐसे साइंस काम करती नहीं। समटाइम्स हम एक ऐसे पेज पे पहुंच जाते हैं जो कि पूरी तरीके से ब्लैंक है, कुछ नहीं उस पर, नॉट बिकॉज कि उस पर किसी ने कुछ लिखा हुआ नहीं है, लिख के छोड़ा नहीं है भैया, खाली छोड़ दिया पन्ना, सो गए थे उस दिन साइनिस्ट भाई साहब, बट बिकॉज हमारे पास वो लैंग्वेज नहीं है उस पर्टिकुलर चीज़ को लिखने की उस पेज पे। यही वो चीज़ है सिंगुलैरिटी रिप्रेजेंट करता है। ये कोई जगह नहीं है, एक लिमिट है, एक रिमाइंडर है। ये जो रियलिटी है हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से और ज़्यादा बड़ी है। मुझे लगता है कि ये चीज़ ना हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग समझाती है, इंपॉर्टेंट समझाती है। इंसानों को सर्टेनिटी पसंद है कि बताओ भाई गारंटी दो ये होगा ना, हमें क्लियर आंसर चाहिए, हमें कंक्लूजन चाहिए, कंक्लूजन चाहिए, हमें सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहिए। बट रियलिटी हमें कुछ कोई कर्जा थोड़ी लिया है रियलिटी ने हमसे, जो इट ओज अस सिंप्लिसिटी। जितना ज़्यादा हम पास जाते चले जाते हैं एग्जिस्टेंस की फाउंडेशन से, उतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती जाती है। मतलब जितना आप सत्य की तरफ जाए उतना सत्य आपसे दूर जाएगा। और शायद वो वीकनेस नहीं है साइंस की, वो शायद सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है साइंस का। साइंस इसलिए पावरफुल नहीं है क्योंकि ये बोलता है हमें तो सब पता है भाई, हमारी तो किताब में सब लिखा हुआ है। वो इसलिए पावरफुल है क्योंकि उसको ये एग्जैक्टली पता है कि कहाँ नॉलेज ख़त्म होती है। और ये जो सिंगुलैरिटीज़ की बात करी ना, यह हमें ये याद दिलाते हैं कि इंसान की कितनी भी बड़ी थ्योरी उठा के रख दो, पटक दो, उसकी भी एजेस होती है, उनकी भी लिमिट्स होती है। बट मे बी द रीज़न हमारी थ्योरीज फेल कर जाती हैं क्योंकि हम लोग अभी भी यूनिवर्स को थर्ड डायमेंशन पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें, जिस डायमेंशन में हम एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इफ मैं आपसे कहूँ कि रियलिटी के तो दोस्त और भी डायरेक्शंस हैं, और भी लेयर्स हैं, और भी डायमेंशंस हैं, तो फिर क्या होगा? और ऐसे डायमेंशंस हैं जिनको हमारे सेंसेस परसीव ही नहीं कर सकते, कैप्चर ही नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ये सच हुआ तो हम लोग ऐसी चीज़ जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, शायद वो हायर डायमेंशनल यूनिवर्स में है और हम उनको अपनी लोअर डायमेंशनल आइज से देखने की या समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे अगला रैबिट होल शुरू होता है। तो अभी तक हमने भाई साहब स्पेस पे सवाल उठा लिया, टाइम पे सवाल उठा लिया, कॉन्शियसनेस पे सवाल उठा लिया, हमने फिजिक्स की लिमिटेशन पे सवाल उठा लिया, सब कुछ पे उठा लिया, ये कुछ तो छोड़ दो। लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो और ज़्यादा बेसिक हो जाता है। क्या पता रियलिटी के और भी ज़्यादा डायरेक्शन है जितने हम सोचते हैं। इतने डायरेक्शंस हैं जो कि हम शायद देख भी नहीं पाते। नॉट बिकॉज कि हम लोग अनइंटेलिजेंट या गपोच हैं, बट इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन जो है शायद बना ही नहीं है उनको समझने के लिए, उनको ग्रास्प करने के लिए। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा एक डायमेंशन असल में होता। तो डायमेंशन ना भाई साहब सिंपली एक डायरेक्शन होता है जहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट या मूव कर सकती है। इमेजिन करिए एक चींटी है, ठीक है, जो कि एक तार बना हुआ है, उसके ऊपर रह रही है। वो चींटी सिर्फ आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है, ठीक है, और वो वन डायमेंशन है। वो चींटी का आगे पीछे जाना वन डायमेंशन है। अब आप क्या करेंगे भाई, आप एक और चींटी लेते हैं और उसको एक शीट ऑफ पेपर पे रख देंगे। वो आगे पीछे जा सकती है, वो चींटी लेफ्ट जा सकती है, वो चींटी राइट जा सकती है, थोड़ा डायगोनली जा सकती है इधर आगे, मतलब लेकिन घूम उसी पन्ने पे रही है। अब ये हो गया पर टू डायमेंशन। अब आप अपने आप को इमेजिन करिए, आप क्या कर सकते हैं? आप या आगे भी जा सकते हैं, आप कोई धक्का दे देगा पीछे भी जा सकते हैं, आप थोड़ा सा ज़रा लेफ्ट भी जा सकते हैं, आप थोड़ा सा ज़रा राइट भी खिसक सकते हैं, लेकिन अब आप उछल भी सकते हैं। लेट से पहले चींटी पन्ने से नहीं उछल सकते थे, अब आप उछल सकते हैं। भैया हम भी उछल गए और तेज चप्पल बजा दी हमने, उछल गए ऊपर नीचे। ये हो गया थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं। सिंपल। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, व्हाट इफ रियलिटी के इन तीनों से भी ज़्यादा डायमेंशंस हैं? सोचो, जस्ट लाइक पहले हमारे पास वो वायर था जिसमें चींटी आगे पीछे जा सकती थी, हमें पता था उसकी रियलिटी में यही एग्जिस्ट करता है। फिर पेपर आया, वायर से ऊपर पॉसिबिलिटी चली गई पेपर की, पेपर से चली गई इंसानों की दुनिया। तो चलते हैं भैया वापस अपनी स्क्रीन की तरफ। इस चीज़ को समझने के लिए ना यहाँ पे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमने बड़ी मेहनत से बनवाया है। आपको इमेजिन करना पड़ेगा एक पूरी सिविलाइजेशन है जो कि एक कागज़ के टुकड़े पे है, ठीक है। लेट से ये टिशू है, यहाँ पे हमने लेंस साफ नहीं रखा था, फाड़ दिया बुरी तरह से। ये कागज़ है और ये टिशू है, ये 2D प्लेन में। अभी इसको 2D, अब यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 2D पे, ठीक है, ये 2D पे कागज़ है। अब इस कागज़ पे क्या एक पूरी सिविलाइजेशन रह रही है, जो भी उनको पता है उस सिविलाइजेशन को इसी कागज़ पे, मतलब जो भी उनकी नॉलेज है वो 2 डायमेंशंस तक सीमित है। लेंथ एंड विड्थ पता होगा, 2 डायमेंशन। उनको हाइट का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, हाइट क्या होती है उनको पता ही नहीं, बस यहाँ पता है, ये नहीं पता। अब आप अपनी उंगली लीजिए, ठीक है, और धीरे 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 उनके पेपर वाली दुनिया में, मतलब धीरे 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 आप ये जो पेपर वाली दुनिया है उसमें आप पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से ला रहे हैं। तो वो कैसा लगेगा उनके पर्सपेक्टिव से? जैसे अब मैं उंगली हूँ, अभी देख रहा हूँ, अब आप 3 डायमेंशनल प्लेन में मैं अपनी उंगली घुमाऊंगा तो आपको उंगली ना करें, दूसरों के जाके उंगली दिखेगी। बट जैसे जैसे मैं सीधा लाऊंगा ऐसे,
आपको क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा, है ना, क्योंकि आपको उंगली का ये सरफेस दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, बट समझो एकदम परफेक्ट उंगली आ रही है आपकी तरफ, तो आपको ये सर्कल दिख रहा होगा, राइट। तो आपके पर्सपेक्टिव में आपको सर्कल दिख रहा है, उनको ऐसी इनके पर्सपेक्टिव में, इस दुनिया के पर्सपेक्टिव में, हमने झाड़ दिया सबको, सारी सिविलाइजेशन को, दुनिया के पर्सपेक्टिव में इनको 2D फॉर्म में दिख रही है हमारी उंगली आते हुए, उनको पूरी फिंगर नहीं दिख रही। फर्स्ट एक टाइनी सर्कल आया, फिर जैसे जैसे वो बढ़ता चला गया, मेरी उंगली आती चली जा रही है आगे आगे आगे, वो सर्कल बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और जैसे ही मैं और पास लाऊंगा वो छोटा होता जा रहा है, सर्कल डिसअपियर हो रहा है, क्योंकि उसकी बाउंड्रीज डिसअपियर हो रही है, शायद हम ब्लर भी हो गए होंगे, और वो सर्कल पूरी तरीके से फिर डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि एकदम सामने आ जाएगा। जो लोग उस दुनिया में रह रहे हैं, ऐसा लगेगा उनको कि एक ऑब्जेक्ट मैजिकली आया, उसने अपना शेप बदला और फिर छू मंतर हो गया, गायब हो गया। नॉट बिकॉज मैजिक हुआ, बट बिकॉज वो लोग एक स्लाइस देख रहे थे और समथिंग मच लार्जर, और दिस इज़ हाउ डायमेंशंस परफॉर्म। और इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने आइसबर्ग थ्योरी, एग्जिस्टेंशियल आइसबर्ग लेके गया था, ठीक है। मैं वो वीडियो आई बटन पर डालूंगा, अभी वहाँ पे मत जाएं, देखना है बाद में देख सकते हैं। उसमें मैंने 4D बीइंग्स के कॉन्सेप्ट को ऐसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बड़े अच्छे से समझाया था, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। अब अपने आप से सवाल पूछिए, क्या पता हम वो 2D क्रीचर्स हैं, मतलब असली में वी आर नॉट 2D, वी आर 3D, बट हम उन 2D क्रीचर्स के तरह हैं, हम 3 डायमेंशनल से आगे ना बढ़ सकते ना सोच सकते। अगर कोई हायर डायमेंशन से कोई चीज़ हमारे यूनिवर्स में एंटर होती है, मे बी वो हायर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लगेगा ही नहीं, मे बी वो इम्पॉसिबल लगेगा, मे बी कुछ चीज़ें जो हमें मिस्टीरियस दिखती हैं, अपने आंखों के सामने जादुई लगती हैं, वो शायद सुपर नेचुरल नहीं है, वो शायद हमारे डायमेंशन में अलग तरीके से दिख रही है। हम लोग उनका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन, उनका या उस चीज़ का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन देख पा रहे हैं, विच इज़ सिमिलर टू, ये अगर आप डायग्राम यहाँ पे देखें, ये आप शैडो देख रहे हैं, ये मग रखा हुआ है, उसका आप शैडो देख रहे हैं, मग्गा आप शैडो देख रहे हैं वॉल के ऊपर, आप शैडो रियल है, शैडो भी रियल है, और वो ऑब्जेक्ट भी रियल है। वो शैडो एक प्रोजेक्शन है। जो ऑब्जेक्ट है जो शैडो कास्ट कर रहा है, शैडो की दुनिया में, शैडो की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम शैडो को अगर सिर्फ देखें तो भाई हम शैडो देख पाएंगे, लेकिन असली में वो ऑब्जेक्ट है जो कि एक हायर डायमेंशन में या 3D डायमेंशन में, हम लेकिन शैडो 2D डायमेंशन में देख पा रहे हैं। आप समझिए, हमारा पूरा यूनिवर्स शायद वो शैडो हो सकता है। तो ये पूरी तरीके से ये बदल देती है कि हम रियलिटी को देख कैसे सकते हैं। यूजुअली हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर हम उसको देख नहीं सकते तो एग्जिस्ट नहीं करती, बट हमारी आंखें जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट देख सकते। आप रेडियो वेव्स नहीं देख सकते, आप एक्सरेज नहीं देख सकते, आप इंफ्रारेड नहीं देख सकते, लेकिन है वो आपके चारों तरफ भी। मैं बात कर रहा हूँ, जो लाइट आ रही है, ये कैमरा की रेज, आपकी वीडियो की रेज आपको दिख नहीं रही है लेकिन एग्जिस्ट कर रही है। तो आपके सेंसेस अगर मोस्ट ऑफ रियलिटी मिस आउट कर जाते हैं तो आपका क्या कहेंगे कि हम लोग शायद मोस्ट ऑफ द डायमेंशंस भी मिस कर जा रहे हैं। अगेन ये प्रूव नहीं करता कि हायर डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं, बट जो मॉडर्न थ्योरीज हैं लाइक स्ट्रिंग थ्योरी, कि आप फंडामेंटल पार्टिकल जाते जाए सब एटॉमिक में एक स्ट्रिंग की तरह चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, ये बहुत बचकाना वाला है और डेप्थ है इसकी। बट रियलिटी को समझने के लिए शायद और ज़्यादा डायमेंशंस चाहिए, जो कि हम ऑन अ डे टू डे बेसिस पे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कि साइंटिस्ट को रियलिटी और कॉम्प्लिकेटेड चाहिए, कॉम्प्लेक्स चाहिए, बट मैथमेटिक्स ना हमेशा उस तरफ पॉइंट करते हैं। कभी लगेगा साइंस देख के यार ये तो कंफ्यूज करते हैं यार, हमें तो लगता है कॉम्प्लिकेट करने के लिए, भटकाने के लिए करते हैं, लेकिन भाई क्या करें, मैथ्स बैठ के सॉल्व करिए, फिजिक्स बैठ के सॉल्व करिए, कहीं ना कहीं वहाँ पहुँच ही जाता है। तो शायद यही सबसे बड़ा लेसन है हम लोगों के लिए। हम लोग ना गलती कर देते हैं, हम लोग ये गलती कर देते हैं कि हम लोग ये समझते हैं कि हमारे जो परसेप्शन इस दुनिया का है वही रियलिटी है, बट वो सेम चीज़ नहीं है भाई। आपके जो सेंसेस हैं वो बने ही ऐसे नहीं है कि आप यूनिवर्स को समझ पाएंगे, या यूनिवर्स तो ताश के पत्तों की तरह खुल रहा है मेरे सामने, प्याज जैसे छील लिया या आलू छील लिया। हमारा दिमाग, हमारे सेंसेस डिजाइन है हमें सर्वाइव करवाने के लिए। सोचो इसके बारे में। एवोल्यूशन को घंटा फर्क नहीं कभी पड़ा कि मैं रियलिटी को समझूं, रियलिटी को समझ के आगे कुछ करूं। उसको बस ये मतलब था कि आप जिंदा रहें, जितना जिंदा रह सकते हैं, जितना टाइम तक, और रिप्रोड्यूस करें। इसका मतलब जो भी आप देखते हैं, जो भी आप समझते हैं, में सिंपली बी द वर्जन ऑफ रियलिटी जो कि आपका ब्रेन कंसिडर करता है यूजफुल है, और सब हटाओ बेकार है, इसलिए वो बनी ऐसा गया। तो भैया अब आप इमेजिन करिए कि आपने जो है वर्चुअल रियलिटी वाले चश्मे पहने हुए हैं बचपन से, और इवेंचुअली सवाल उठाना बंद कर देते हैं उन पे। आप उन्हीं वर्चुअल रियलिटी चश्मों को अपनी दुनिया मान लेते हैं। मे बी दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आवर सेंसेस आर, जो हम समझ नहीं पा रहे। दीज आर नॉट विंडोज इनटू रियलिटी, दीज आर फिल्टर्स इनटू रियलिटी। और अगर हमारी सेंसेस हमें एक छोटा सा पार्ट दिखा रहा है उस रियलिटी का, कि समझो हमने एक चश्मा पहना है, बाकी सब फिल्टर आउट हो जा रहा है, तो जो आने वाली मिस्ट्री है ना वो और ज़्यादा इनएविटेबल बन जाएगी, खौफनाक बन जाएगी। बिकॉज जब साइंटिस्ट उतरते हैं ना यूनिवर्स को मेजर करने के लिए, उनको कुछ खतरनाक और कुछ अनबिलीवेबल दिखता है। जो भी आपने आज तक देखा है, हर स्टार, हर गैलेक्सी, हर प्लैनेट,
हर ह्यूमन बीइंग, हर एनिमल, वो जो है ना सिर्फ यूनिवर्स का फ्रैक्शन ऑफ अ पार्ट बनाता है, बहुत छोटा सा, जिसको हम मैटर बोलते हैं। और बाकी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कभी देख ही नहीं सकते हैं, लेकिन सुना है उसके बारे में, और उस सुनी हुई चीज़ को साइंटिस्ट सिंपली बुलाते हैं डार्क मैटर। तो भाई साहब चलिए इस यात्रा के आखिरी अंतिम चरण पे आते हैं, एक ऐसे हम्बलिंग डिस्कवरी से जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में ढूंढी गई है। इसने सबकी फाड़ के 4 छोड़ी, 64 छोड़ी, 172 कर दी, है ना। इमेजिन करिए आप एक कमरे के अंदर चलते हुए जाते हैं, अब आप अपने तरफ देख रहे हैं, चीज़ें रखी हुई है, फर्नीचर रखा है, बहुत चीज़ें रखी हुई है। फिर आपको कोई आके बोलता है कि बाय द वे पता है दोस्त, तू सिर्फ इस कमरे में 5% रखी हुई चीज़ें देख पा रहा है। अब आप बोलेंगे हैं भैया क्या बोल रहे हो, मेरे को तो सब कुछ दिख रहा है। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, ये क्या बक रहे हो 5%, बट ये एग्जैक्ट वो चीज़ है जहाँ पे आज की डेट पे मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी आके अटकी हुई है। बिकॉज हमारे बेस्ट ऑब्जर्वेशंस के तहत जो आपने आज तक देखा है, हर इंसान, हर माउंटेन, हर ओशन, हर प्लैनेट, हर स्टार, हर गैलेक्सी, हर नेबुला, हर वो हर मैटर, सब कुछ सिर्फ 5% बनाता है यूनिवर्स का, 5%। और जो बचा हुआ 95%, 95% है, उसको आज की डेट पे साइंस अभी भी ठीक से समझ नहीं पाता। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि साइंटिस्ट डार्क मैटर पे बिलीव ही क्यों करते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है। चलिए इमेजिन करिए आप जो है ना बच्चों को, जो मेरी गो राउंड होता है ना, गोल घूमता है, ये हम बहुत बार पटका चुके हैं उस पर। मेरी गो राउंड पे आप बच्चों को खेलते हुए देखिए, अगर वो धीरे धीरे घूमेगा तो सब बच्चे उस पर आराम से बैठ के घूमेंगे। अगर वो ज़्यादा तेज़ घूमेगा तो जो बच्चे एज के ऊपर है, जो एकदम एज पे रहते हैं, वो जो है फिकाना शुरू हो जाएंगे। अब उस मेरी गो राउंड को एक गैलेक्सी से रिप्लेस कर दीजिए। स्टार जो है ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। हमें पता है कि गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, मिल्की वे। शायद 2021 नोबेल प्राइज इसी डिस्कवरी पे मिला था कि देयर इज ए गैलेक्सी एट द सेंटर। तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल लॉज और वो जो अमाउंट ऑफ विजिबल मैटर है जो हम देख पा रहे हैं, जो बाहर के स्टार हैं गैलेक्सी के, जितना बाहर जाएं तो और फास्ट मूव होने चाहिए, और इतने फास्ट होने चाहिए कि वो स्पेस से एस्केप कर जाए या गैलेक्सी से एस्केप कर जाए, बट ऐसा होता नहीं है, वो एक साथ रहता है। कोई तो चीज़ है जिसको, जो गैलेक्सी को जोड़ के रख रही है, जो कि हम डायरेक्टली देख नहीं पाते, जो कि हम शायद डायरेक्टली मेजर भी नहीं कर पाते। इसको साइंटिस्ट बोलते हैं या एस्ट्रोफिजिसिस्ट बोलते हैं इनविजिबल मास या फिर डार्क मैटर। नॉट बिकॉज कि ये ब्लैक है भैया, जादू है, कि ये ईविल है, सिंपली बिकॉज हमें पता ही नहीं वो है क्या। अब साइंटिस्ट ने यहाँ पे उस मिसिंग मास के बारे में हमेशा से खोजने की कोशिश करी है। उन्होंने स्टार्स के थ्रू देखा, उन्होंने गैस के थ्रू देखा, उन्होंने डस्ट के थ्रू देखा, प्लैनेट्स के थ्रू देखा, बट कोई पुख्ता सबूत मिल नहीं पाया अभी तक। लेकिन फिर भी ग्रेविटी चिल्ला चिल्ला के ये कह रही है और कहने की कोशिश करती आ रही है कि मेरी कहानी में और भी बड़ी कहानी है, मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इट इज़ सिमिलर टू, आप इमेजिन करिए आप कोई बर्फ़ के ऊपर चल के गया, ठीक है, 1 घंटे पहले आप ट्रैक पे निकले, देखा बर्फ़ के ऊपर फुटप्रिंट्स हैं, राइट, लेकिन आपको नहीं पता किसके फुटप्रिंट्स हैं, वो सिर्फ फुटप्रिंट्स हैं। डार्क मैटर उसी के तरह है, हमने कभी डायरेक्टली उसको नहीं देखा है, बट उसके फुटप्रिंट्स देखते रहते हैं। ग्रेविटी उसके चारों तरफ बेंड हो जाती है, गैलेक्सीज रोटेट करती है उसकी वजह से, गैलेक्सी क्लस्टर में भी रहती है उसी की वजह से। इट इज़ समथिंग इनविजिबल, दिखता नहीं है वो, बट यूनिवर्स में वो फुटप्रिंट्स ज़रूर छोड़ते हुए जाता है हर तरफ। और यहाँ है अनकंफर्टेबल पार्ट, अगर डार्क मैटर सही में एग्जिस्ट करता है तो भाई यूनिवर्स एक ऐसी चीज़ से बना है जिसको हम कभी डायरेक्टली ऑब्जर्व कर ही नहीं पाए। और उसी डार्क मैटर की वजह से अगर आप ये डायग्राम देखें तो अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरीज क्या होना चाहिए भाई, जैसे जैसे कोई चीज़ आप एक बॉल को ज़मीन पे धक्का देंगे, क्या होगा, थोड़ी दूर जाएगी, फिर धीरे धीरे स्लो होने लग जाएगी, क्योंकि कोई आउटसाइड फोर्स नहीं लग रहा उसके ऊपर, राइट। आउटसाइड फोर्स इज नेसेसरी, लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा हुआ है, क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए, अगर स्टार्स दूर जा रहे हैं, चीज़ें मैटर, विजिबल मैटर दूर जाता जा रहा है तो स्लो डाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्पीड ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहती है। ऑलमोस्ट क्या, कॉन्स्टेंट ही रहती है। डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बढ़ रही है विद टाइम, क्या कहा जा रहा है, एक्सपेंशन बढ़ता चला जा रहा है, स्लो डाउन नहीं हो रहा है। तो कुछ तो है जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, जिसकी वजह से हो रहा है। एक इनविजिबल हेलो है, एक इनविजिबल फोर्स है, एक इनविजिबल एनर्जी है जो गैलेक्सी को जोड़ के रख रही है और गैलेक्सी को फेंक भी रही है बहुत दूर। कुछ तो है, वही है डार्क मैटर, जिसको कहा जाता है 95% ऑफ द यूनिवर्स, ऑलमोस्ट, यू नो व्हाट वी डोंट सी, डार्क मैटर है। दोस्त सोचो इसके बारे में, इंसान नेचुरली ये मानता है कि अगर मैं इसको देख पा रहा हूँ तो ही ये रियल है, और डार्क मैटर इस पूरी फिलॉसफी को, साइकोलॉजी को, थिंकिंग प्रोसेस को तोड़ देता है। वो हमें ये याद दिलाता है कि रियलिटी को अगेन घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आइज़ क्या डिटेक्ट कर पा रही है, क्या नहीं कर पा रही। हमारे सेंसेस इवॉल्व हुए हैं अर्थ पे, इस गोले पे सर्वाइव करने के लिए, नॉट टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉस्मोस। हम लोग ज़्यादा टाइम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग एक भरी रोशनी वाले कमरे में खड़े हुए हैं, है ना, सब कुछ दिख रहा है, बट मे बी
हम लोग एक गहरे से केव में खड़े हुए हैं, डार्क केव, और हमारे हाथ में एक छोटी सी फ्लैश लाइट है, बहुत बड़ा सा 100 मीटर बड़ा केव, दिख ही नहीं रहा। फ्लैश लाइट है, जहाँ जहाँ मार रहे हैं वो दिख रहा है। और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है इस पूरे वीडियो का। जो भी थ्योरी हमने आज डिस्कस करी है उसने किसी ना किसी एजम्पशन को अटैक किया है। भैया हम क्वांटम एंटेंगलमेंट के थ्रू गए, उसने सेपरेशन पे सवाल उठाया, हम लोग बिग बैंग पे गए, बिग बैंग ने हमारी शुरुआत पे सवाल उठाया, कॉन्शियसनेस ने हमारे ऊपर ही सवाल उठा लिया, सिंगुलैरिटी ने हमारी नॉलेज के ऊपर सवाल उठाया, डायमेंशन ने हमारे परसेप्शन पे सवाल उठाया, क्या हम ठीक से समझ भी पा रहे हैं चीज़ें, और डार्क मैटर ने तो भैया हम क्या देख पा रहे हैं वो भी सही है कि नहीं है उस पर ही सवाल उठा दिया, हमारी विजिबिलिटी पे। तो शायद यूनिवर्स ना भाई स्ट्रेंज नहीं है क्योंकि वो हमसे सीक्रेट छुपा रहा है, शायद वो स्ट्रेंज इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग कभी बना ही नहीं था इन सबको समझने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है जो भी हमने समझा कि भैया रियलिटी अब और कम खूबसूरत दिखती है, नहीं भाई, वो और ज़्यादा अनगिनत टाइम्स ज़्यादा मिस्टीरियस बन जाती है और खौफनाक बन जाती है। हमने ये वीडियो की शुरुआत करी थी ये सोचते हुए कि हम लोग यूनिवर्स को समझने निकले हैं भैया, बट कहीं ना कहीं इस रास्ते में यूनिवर्स ने हमें ही एक्सपोज करना शुरू कर दिया। एक्सपोज वीडियो जैसे लोगों पे बनते, हम पे एक्सपोज बन गया, और हर इस थ्योरी ने धीरे धीरे चुप्पी साध के हमारे हर एक एजम्पशन को तोड़ दिया जिसके ऊपर हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी भी सबसे बड़ी मिस्ट्री और ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, हम लोग इतने कन्विंस्ड क्यों हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है इन सब चीज़ों को समझने के लायक है। सोचो इसके बारे में। अभी एक बंदर के पास जाओ, उसको बोलो कैलकुलस समझ, वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए नहीं कि कैलकुलस गलत है, बट बंदर का ब्रेन इवॉल्व ही नहीं हुआ तो उसको समझने के लिए। एक मछली को समझो भाई, एक मछली जो कि एक एक्वेरियम में पैदा हुई है, वो हर एक पत्थर उस एक्वेरियम में जो उसको समझने की कोशिश करती है, हर एक उस एक्वेरियम में जो पानी का भाव है उसको समझने की कोशिश करती है, हर एक बुलबुला जहाँ से निकल रहा है उसको समझने की कोशिश करती है, और वो उस एक्वेरियम की सबसे स्मार्ट मछली बन जाती है जो आज तक जी है। बट वो कभी डिस्कवर नहीं कर पाती वो बच्चे को जो उस एक्वेरियम से बाहर गेंद के साथ खेल रहा है। इसलिए नहीं कि बच्चा छुप के खेल रहा है, बच्चा तो सामने खेल रहा है, बट इसलिए कि जो मछली है उसके पास वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है जिससे वो अपनी बाहर की दुनिया को समझ पाए। तो यहाँ पे जो सवाल आता है वो मेरे को बड़ा डराता है भाई। शायद हम ही वो मछली तो नहीं, शायद ये जो क्वांटम फिजिक्स है, कॉन्शियसनेस है, ब्लैक होल्स है, डार्क मैटर है, ये शायद जवाब ही नहीं है, जवाब है ही नहीं। वो सिर्फ कांच की तरह है, ग्लास वॉल्स हैं हमारे एक्वेरियम की, एक उस मछली की ग्लास वॉल्स, एक हमारी ग्लास वॉल्स, और इन दीवारों के परे एक ऐसी रियलिटी, लेयर ऑफ रियलिटी एग्जिस्ट करती है जो कि इंसान का दिमाग कभी समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए नहीं कि हम घपौच बेवकूफ़ हैं, बट इसलिए कि एवोल्यूशन ने हमें ऐसा डिज़ाइन ही नहीं किया कि हम इस यूनिवर्स को समझ पाए। अगेन इट डिजाइंड अस फॉर अ डिफरेंट रीजन ऑल टुगेदर, दैट्स इट। हमें लगता है हम इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंस मतलब ऑमनीसाइंस, सब चीज़ों के बारे में नॉलेज, बट इंटेलिजेंस की अपनी लिमिट्स होती है। आपकी आंखें इंफ्रारेड नहीं देख सकती, आपके कान अल्ट्रासाउंड नहीं सुन सकते, आपका ब्रेन रियलिटी की फ्रीक्वेंसीज को नहीं समझ सकता, और शायद वो कभी भी नहीं समझ पाएगा इन चीज़ों को। और शायद ये इंसानों के लिए सबसे बड़ा लेसन है। ह्यूमिलिटी में रहो भाई, डाउन टू अर्थ रहो। ये हर वक्त नहीं कहते रहो कि भाई मेरे को सब कुछ पता है, बट ये कहते रहो कि ये जो सत्य हैं, ये जो ट्रुथ है जिनकी मैं खोज में निकला हूँ, शायद मैं कभी उनको खोज भी नहीं पाऊंगा। बिकॉज शायद ये जो ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज़ हैं वो कहीं यूनिवर्स में नहीं छुपी हुई है। जो ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज़ हैं वो इनविजिबल हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के चारों तरफ एग्जिस्ट कर रही हैं बट इनविजिबल है। और यहाँ पे दोस्त मैं आपको एक थॉट के साथ छोड़ना चाहूँगा। अगर एक मछली ये नहीं इमेजिन कर सकती कि इस एक्वेरियम के बाहर भी एक बच्चे की ज़िंदगी है जिससे वो क्रिकेट खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें गारंटी देती है, जिससे हम सीना ठोक के बोल पाते हैं कि हाँ हमें भी पता है कि हमारी दुनिया के बाहर क्या एग्जिस्ट करता है। तुम कैसे कह सकते हो, तुम कैसे समझ सकते हो? क्योंकि शायद ना हम कभी उन्हें समझ पाएंगे और शायद ना हम कभी उन्हें देख पाएंगे। तो भाइयों बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे का अंगूठा जरूर छोड़ के जाइएगा, जिससे हमें पता लगता रहे कि ऐसे वीडियोस और लाने हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको शायद ये वाला वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा, जहाँ मैं एक इन्वेस्टिगेशन पे निकला कि ऐसी क्या 9 माइंड ब्लोइंग थ्योरीज हैं विच आर रिलेटेड टू डेथ, और मैंने उनको रैंकिंग भी दी है कि किसकी ज़्यादा संभावनाएं होने की। तो इस वीडियो को देखिए, मास्टर क्लास नहीं उठाइए तो वो उठाइए, लेकिन उससे पहले इस वीडियो पर जाइए। चलिए जाइए।